तो सत्य पर तो हम लोगों ने, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। कुछ उस पर यदि चर्चा की आवश्यकता लगती है तो थोड़ी बात कर सकते हैं। सत्य का मतलब जो है, जिसका अस्तित्व है, वो किस रूप में है। तो मूल में दो वस्तुएं हैं, व्यापक है और इकाई है। और इनको और आगे बढ़ाते हैं तो इकाइयों में दो वैरायटी और मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि गठनपूर्ण परमाणु जीवन, दूसरा इकाइयाँ जिसको जड़ इकाइयाँ कहते हैं। इन दोनों के संयोग में ये चार अवस्थाएं बनती हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। अभी तक मानव को, जो अभी मॉडर्न स्टडीज में जीव अवस्था में ही बोलते हैं, जिसको अभी एनिमेलिया कहते हैं, मानव को एनिमेलिया में माना गया है। और भारतीय परंपराओं में बहुत सारी चीजें कहते हैं, जैसे चोर का बेटा चोर, एक बहुत फेमस कहानी। माने बाप यदि चोर है तो बेटा चोर ही होगा, है ना। विद्वान का बेटा विद्वान, हमने उसको वंशानुसंगी मानने की कोशिश किया है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि मानव जो है वंशानुसंगी नहीं है, मानव संस्कार अनुसंगी है। बाकी जो जीव अवस्था है वो वंशानुसंगी है। जैसे शेर का आचरण है वैसा उसके बच्चे का आचरण है, जैसा बया ने घोंसला बनाया है वैसे उसके बच्चे बना रहे हैं, और पीढ़ियों से वही चल रहा है। प्राण अवस्था में बीजानुषंगी, जैसा बीज है वैसा उसका वृक्ष होगा। और पदार्थ अवस्था में परिणाम अनुषंगी, जो परिणाम है वो हमेशा निश्चित है। तो इसीलिए तीनों अवस्थाओं में हमको बहुत बहुत निश्चितता मिलती है। ज्ञान अवस्था की जगह पर हमको निश्चितता मिल नहीं पा रही है। तो ये चार अवस्थाएं हैं। तो इनको अलग क्यों किया है? तो पदार्थावस्था में केवल क्रिया है, शोषण नहीं है। प्राण अवस्था में क्रिया है, साथ में शोषण क्रिया भी है। पदार्थावस्था में क्रिया का मतलब भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं। प्राण अवस्था में भौतिक और रासायनिक ही है, उसके साथ एक श्वसन है जो रासायनिक क्रिया का ही थोड़ा एडवांस रूप है, श्वसन होता है। तो श्वसन के साथ दो तीन चीजें और होती है, जैसे वृद्धि होती है, बीज गुणन होता है जिसको हम प्रजनन कहते हैं, संख्या बढ़ जाएगी, और आयु होती है, उसके साथ मृत्यु होती है। ये प्राण अवस्था में हमको दिखेगा, जो पदार्थ अवस्था में नहीं दिखता है। एक सोने का सिक्का आप अलमारी में रखो, 10 साल के बाद खोलोगे एक ही रहेगा। लेकिन एक पौधे को घर के बाहर लगा दो तो 10 साल के बाद वो कई बन जाएंगे। तो इनकी आयु होती है, इसमें शोषण होता है, और ये चीजें प्राण अवस्था में दिखती है, पदार्थ अवस्था से भिन्न है। तो पदार्थ अवस्था में जो पाया जाता है वो ही है, इसके अलावा कुछ है जो प्राण अवस्था में पाया जाता है। जीव अवस्था में इससे भी अधिक कुछ चीजें पाई जाती है। तो जीव अवस्था में यदि मूल चीज है, तो यदि अपन तात्विक रूप में देखेंगे तो जीव अवस्था में मेधस्तंत्र बन गया है, मेधस्तंत्र या ब्रेन बन गया है, उसके कारण वो काम करता है। और उसमें भी आचरण पूरे निश्चित होते हैं। जैसे आम के जैसे कोई चिड़िया है, उसका जो भोजन है वो निश्चित है, उसका सोने का तरीका निश्चित है, उड़ने का तरीका निश्चित है। यहाँ सारी चीजें हमको एक जैसे दिखेगा। लेकिन यदि मनुष्य को देखने में जाएंगे तो मनुष्य का आचरण निश्चित नहीं है, अभी जो हम देख पा रहे हैं। निश्चित आचरण के बिना व्यवस्था नहीं होगा। ये तीनों अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों व्यवस्था में हैं। ये कोई गलती नहीं करते, हमेशा एक जैसा ही होता है। लेकिन मानव का चीज अस्थिर है। तो मानव यदि व्यवस्था में हो जाए तो अपन मानेंगे कि मानव ने सही किया। तो मानव को दोनों संभावना है, वो सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। जैसे गाय के बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो, 1 महीने का बच्चा अपना खाना खा लेगा, पत्ती पहचान लेगा, उसको खाएगा, जो खाने का नहीं है उसको नहीं खाएगा। पानी में डाल दीजिए वो तैर लेगा। मनुष्य का बच्चा मर जाएगा, उसको खाना भी सीखना पड़ता है परंपरा से। तो मनुष्य को हम संस्कार अनुषंगी पहचान रहे हैं। तो मनुष्य और जीवों में ये सबसे बड़ा अंतर है। मनुष्य वंशानुसंगी नहीं है, मनुष्य का शरीर वंशानुसंगी है। यदि आप चेहरे को देखेंगे तो मेरे माता पिता या मेरे चाचा चाची, मामा मामी, इनसे मिलता जुलता मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग की मिलेगी, लंबाई चौड़ाई कद काठी आवाज़ रंग, ये सारा चीज़ मिलेगा। तो शरीर वंशानुसंगी है, जीवन वंशानुसंगी नहीं। दूसरा, इसमें एक चीज हमको दिखता है कि इसमें पूरकता है। जैसे पदार्थ अवस्था जो है उसको यदि हम देखने जाएंगे तो पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पानी, हवा है। इनके अलग अलग स्वरूप को हम पदार्थ अवस्था कह रहे हैं। पदार्थ अवस्था से आगे प्राण अवस्था है। मतलब यदि अपन प्राण अवस्था को देखेंगे तो प्राण अवस्था किस में खड़ी रहती है? पदार्थ अवस्था में, या पानी में होती है या मिट्टी में होती है, हवा में नहीं हो रही। उसका भोजन क्या है? पदार्थ अवस्था ही, पानी पीता है, हवा लेता है और मिट्टी से कुछ लेता है। तो पदार्थ अवस्था के बिना प्राण अवस्था का अस्तित्व ही संभव नहीं, पहला। दूसरा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्राण अवस्था पदार्थावस्था से अधिक हो जाएगी, संभव ही नहीं। अपने आप ये सेल्फ कंट्रोल्ड चीज है। पदार्थावस्था देखिए, धरती हजारों किलोमीटर गोल है, मोटी लंबी चौड़ी है। प्राण अवस्था को देखेंगे कि वो धरती के ऊपर 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर तक ये प्राण अवस्था है। और कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्यों? क्योंकि उसको भोजन, पानी इसी से मिलना है। तो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, इसका एक और मतलब है कि कभी भी पदार्थावस्था भूखा नहीं मरेगा। पदार्थावस्था को कोई कमी नहीं, उसको जीने के लिए सारी चीजें प्राण अवस्था, पदार्थावस्था में है। प्राण अवस्था कभी भी भूखा नहीं मरेगा। और आप देखेंगे कि जैसे सबसे अधिक जो वनस्पतियां हैं, जंगल हैं, वो आपको देखेंगे पहाड़ों में। और ये कहाँ से है? पानी है समुद्र में। तो हर साल पानी हजारों किलोमीटर दूर जाता है, वहाँ बरसता है, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो वापस नदियों के द्वारा वापस समुद्र में आता है। तो मोटे तौर पे हम लोग देखते हैं कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, यहाँ उल्टा है, कुआं जो है प्यासा के पास जा रहा है। और ये सबसे पहले और हर साल जा रहा है, आज तक ये टूटा नहीं। तो पदार्थावस्था का पूरा जो विन्यास है, इस धरती को देखेंगे वो इस ढंग से धरती सजी हुई है कि अधिक से अधिक प्राणावस्था बने, समृद्ध रहे और अपने आप को बना के रखे। तो ये प्राणावस्था और पदार्थावस्था में ये पूरकता है। प्राणावस्था के आगे जीवावस्था है। जीवावस्था का भी भोजन पदार्थावस्था और प्राणावस्था ही है। उसी मिट्टी में रहता है, वही पानी पीता है, वही हवा से सांस लेता है और यही पेड़ पौधों को खाता है। तो प्राणावस्था और पदार्थावस्था के बिना जीवावस्था का अस्तित्व नहीं। दूसरा, जीवावस्था भी प्राणावस्था से हमेशा कम होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीवावस्था प्राणावस्था से अधिक हो गई। इसका मतलब है कि जीवावस्था को खाने पीने रहने का कभी अभाव नहीं होगा। यह ऐसी व्यवस्था है। जीवावस्था में भी देखिए 2 वर्ग हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। इन दोनों को भी देखने जाएंगे तो शाकाहारियों की जो संख्या है बहुत वैरायटी है, मांसाहारियों की वैरायटियां बहुत कम है। शाकाहारियों का जो आयु है बहुत ज़्यादा है, मांसाहारियों का आयु कम है। शाकाहारियों का प्रजनन बहुत अधिक है, मांसाहारियों का प्रजनन बहुत कम है। तो इसके योगफल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मांसाहारी जो है शाकाहारी से ज़्यादा हो जाएंगे। तो शाकाहारियों के लिए भी रहने खाने पीने की व्यवस्था है, वैसे ही मांसाहारियों के लिए भी है। इसको हम कह रहे हैं व्यवस्था। तो कुछ भी कर रहे हैं, ये कैसे भी जी रहे हैं, इस व्यवस्था को तोड़ नहीं रहे। तो कल मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि एक बंजर जमीन में यदि हम एक पेड़ लगा देते हैं और मान लो वो पेड़ सरवाइव कर गया, तो आगे जनरेशन के लिए जमीन में उर्वरकता को बढ़ा देता है, आगे जनरेशन के लिए और अनुकूल जगह बना दिया। वैसे ही यदि गाय आ गई किसी जंगल में या किसी जगह में, तो वो घास को खाती है और घास को खाने से घास कम नहीं हो रहा है, उस साइकिल को, जो घास सड़ के खाद बनता है, उस साइकिल को और फास्ट कर दे रहा है। तो गाय आने के बाद धरती में प्राणावस्था की समृद्धि हुई। तो जीवावस्था आने के बाद प्राणावस्था को और समृद्ध की। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। अब मनुष्य को कैसा जीना है,
इन तीनों के पूरक होना है और मनुष्य को मनुष्य के पूरक होना है। अभी पर्यावरण की बहुत चर्चा हो रही है, उसमें बार बार पर्यावरण बचाने की बात हो रही है और सारा पर्यावरणविद ये मानने लगे हैं कि मनुष्य के अलावा ही पर्यावरण को सोचना पड़ेगा, मनुष्य के साथ पर्यावरण को नहीं सोचा जा सकता। यहां थक गए वो बेचारे। मनुष्य पर्यावरण को नष्ट करेगा ही करेगा, वो मान के चल रहे हैं। तो ये तीनों जब साथ में रहेंगे तो हमको एक स्पष्ट तरीका समझ में आना चाहिए कि हम इन तीनों के पूरक हों, और इन तीनों के पूरक तब होंगे जब हम मानव के पूरक होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। सारे पर्यावरणविद सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं कि मानव के पूरक हुए बिना पेड़ पौधों के या मिट्टी पत्थर के पूरक होगा। सबसे पहले मानव का होगा। मानव को सबसे अधिक डर मानव से है, कंपटीशन मानव से है। तो मानव के पूरक होगा, फिर इन तीनों के पूरक होगा। तो यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि जो मानव के पूरक हुआ और फिर वो तीनों अवस्थाओं के पूरक हुआ, वो व्यवस्था में जी रहा है, उसको हम कह रहे हैं समझदार मानव। जो ये नहीं हो पाया उसको हम कह रहे हैं अभी वो समझदार नहीं है, व्यवस्था में जी नहीं पा रहा है, वो दुखी है। तो सुख की जो परिभाषा बनी है, व्यवस्था में जीना बराबर सुख। इसी को और आगे बढ़ाएंगे, मानव की व्यवस्था में जीना बराबर सुख। बाकी तीनों अवस्थाएं गलती नहीं कर सकते। शेर गलती नहीं करता, सुअर गलती नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकते बेचारे, वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। मानव सही भी कर सकता है, गलती भी कर सकता है। और अभी तो ये समझ में आ गया कि धरती को हम खत्म कर सकते हैं, मानव यहां तक पहुंच गया। तो मानव को स्वतंत्रता है, सही करने की भी, गलत करने की भी। तो शिक्षा वो चीज है, संस्कार वो चीज है कि सही क्या है वो समझ जाए, सही करने की प्रवृत्ति बन जाए और सही करना उससे बन जाए। तो जो मानव सही कर लिया, सही को समझ गया, इन तीनों के और मानव के पूरक हो गया, उसको कहते हैं मानवत्व या मानवीय व्यवस्था या समझदार मानव। और जो इससे अधिक विकसित है, खुद तो पूरक है ही है, दूसरों को इन सब के पूरक होने के लिए जो मददगार है, उसको अपन अति मानवीयता, जिसको देव मानव या दिव्य मानव कहेंगे, वो है। तो ये चार अवस्थाओं की व्यवस्था है। तो हम समझदार किसको बोलेंगे, शिक्षित किसको बोलेंगे, जो मानव के साथ पूरकता को पहचान गया और तीनों अवस्थाओं के साथ पूरकता को पहचान गया, वो जी रहा है, प्रमाणित कर पा रहा है। जो ये नहीं कर पा रहा है, हम कहेंगे ना समझ। तो मानव के साथ जो पूरकता है, इसको समझना, इसमें जीना, इसको नाम दे रहे हैं धर्म। तो चारों अवस्थाओं की जो व्यवस्था है उसका नाम धर्म है। उसमें से मानव पहले मानव को व्यवस्था को समझेगा और उसको जिएगा, ये मानव का धर्म है। तो मानव का धर्म क्या आया, मानव व्यवस्था में जी ले, ये मानव धर्म है। तो इतना छोटा सा संदेश, मतलब यदि 4 लाइन का संदेश वो यही है, बाकी इसको फिर फैलाया चाहे जितना फैला लो। अब जैसे हम देखेंगे कि मिट्टी पत्थर और पेड़ पौधे का क्या संबंध है। मिट्टी पत्थर हैं तो पेड़ पौधे हैं, उनके बिना पेड़ पौधे नहीं है। हवा है तो पेड़ पौधे हैं। हवा और पेड़ पौधे का एक संबंध है, क्या है, कुछ चीजों को वो लेगा और कुछ चीजों को छोड़ेगा, ये कंटिन्यूअस बना हुआ है। तो ये संबंध है, इसमें बनाने जैसी कोई बात नहीं है। यदि पेड़ पौधे हैं तो ये संबंध है, ये संबंध नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं। वैसे ही पेड़ पौधे के अलावा जो जीवों का भी पेड़ पौधों से संबंध है और मिट्टी पत्थर के साथ भी, पदार्थ अवस्था के पास भी साथ भी संबंध है। तो जीवावस्था तभी है जब ये दोनों हैं और इनके साथ पूरकता निश्चित है, इसको ये बदल नहीं सकते। वैसे ही मानव के साथ जो संबंध है वो है या बनाना है। तो यहां पर मध्यस्थ दर्शन का सीधे सीधे कहना है, संबंध है, या फिर हम उसको पहचानते हैं या फिर हम उसको नहीं पहचानते। पेड़ पौधों के पास स्वतंत्रता नहीं है कि नहीं पहचाने, जीवों के पास स्वतंत्रता नहीं है कि पहचाने या नहीं पहचाने, वो बाय डिफॉल्ट पहचानते ही है।
मानव के पास ये स्वतंत्रता है कि वो पहचाने या नहीं पहचाने। इस स्वतंत्रता को हमने उस जगह मान लिया कि मैं नहीं पहचानूं, ये भी स्वतंत्रता है, और इसको अभी हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। पहचानूं ये जरूरी है, ये स्वतंत्रता है, अभी हमारे शिक्षा में, संस्कृति में, सभ्यता में ये चीज़ें नहीं। तो मानव का मानव के साथ संबंध है, उसको हमको पहचानना है। मानव का पेड़ पौधों के साथ संबंध है, उसको हमको पहचानना है। मानव का जीवों के साथ संबंध है, उसको हमको पहचानना है। शिक्षा का यही मतलब है कि इन सब के साथ संबंध को पहचान ले। और चर्चा किए थे, संबंध को पहचानना ही समाधान है। संबंध को पहचान लिए तो समाधान है, और यह समाधान की निरंतरता रहेगी, समस्या आएगी ही नहीं। अभी क्या हम सोच रहे हैं, समस्या है, उसका हम समाधान करेंगे। समस्या क्यों है? क्योंकि हमने संबंध को नहीं पहचाना। तो संबंध को पहचानते ही समाधान बन जाएगा, समाधान बन जाएगा तो समस्या आएगी ही नहीं। तो संबंधों को पहचान करना और करवाना शिक्षा संस्कार का मूल में काम है। तो यहां ये बात को ज्यादा जोर देना है कि संबंध है या बनाना है। दूसरा, संबंध है, उसको पहचानना है। जैसे हवा के साथ मेरा संबंध है, पानी के साथ है, मिट्टी के साथ है, भोजन के साथ है वो। अब इसको मैं पहचान लेता हूं तो मैं जी पाता हूं, नहीं पहचानता हूं मृत्यु हो जाएगी। खाना नहीं खाऊंगा तो शरीर खत्म। तो वैसे ही मानव का मानव के साथ भी संबंध है, इसको पहचानना है, इसका नाम है न्याय। तो धर्म हम किसको कहते हैं? एक साथ चारों अवस्थाएं ठीक से रह सकें, ऐसी संभावना है, वो क्या है, कैसा है, उसको समझ लेना, इसका नाम समाधान है, धर्म है। इसके अब और छोटे से भाग में आ रहे हैं कि मानव और मानव का जो संबंध है, इसको यदि हम पहचान रहे हैं, जी रहे हैं, तो इसका नाम है न्याय। तो चारों अवस्थाएं हैं, जीवन है, व्यापक है, इकाइयां हैं, इन सब के अस्तित्व को स्वीकार रहे हैं, इसका नाम है सत्य। इनमें चार अवस्थाओं में पूरकता है, इसको समझ रहे हैं, इसका नाम है धर्म। इसमें मानव और मानव की पूरकता को समझ रहे हैं, इसका नाम है न्याय। तो सत्य में धर्म समाया है, धर्म में न्याय समाया है। ये यहाँ की मध्यस्थ दर्शन की डेफिनेशन है। ये जो भी चीजें हैं उसका नाम है सत्य, इसमें पूरकताएं हैं, इसका नाम है धर्म। मानव और मानव की पूरकता यदि समझ में आ गई, उसका नाम है न्याय। नहीं समझ में आई, उसका नाम है अन्याय। तो भैया मैसेज इतना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को फैला भी सकते हैं, पर मैं समझता हूँ कि समय है, और जिस कैटेगरी के मतलब जितने फोकस्ड और एक्सपीरियंस्ड आप लोग हैं, तो मैं सोचता हूँ कि पर्याप्त है। तो हम यहाँ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं, और सारी चीज़ यहीं पर आ रही है। पदार्थ अवस्था का अध्ययन फिजिक्स और केमिस्ट्री है, प्राणावस्था का जो है बॉटनी है, जीवावस्था का जूलॉजी है, और ज्ञानावस्था का हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, और सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब चीज़ें। अब धन क्या है? मानव इन तीनों अवस्थाओं के साथ, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था के साथ जो भी श्रम करता है, उससे अपनी जरूरत की चीजें बना लेता है, इसका नाम है अर्थ या धन। यही अर्थशास्त्र। अभी क्या है, मानव को जीने वाली चीजों को हम धन कह रहे हैं, अर्थ कह रहे हैं। अभी मानव को मारने वाली चीजों को धन कह रहे हैं, और सबसे कीमती वही है। एटम बम के लिए लोग अपने देश को बेचने को तैयार हैं। अभी सबसे कीमती एटम बम है, उससे कीमती कुछ नहीं है। और यदि आप अभी दुनिया के खर्चों को देखेंगे, तो सबसे अधिक जो खर्च हो रहा है, हम मनुष्य मारने में खर्च कर रहे हैं। नाम है डिफेंस। काम क्या कर रहे हैं? मारने वाला चीज तैयार कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, बम बना रहे हैं।
वो भी डिफेंस दो प्रकार का, मतलब मानव को मारने की प्रक्रिया दो प्रकार की, युद्ध दो प्रकार के। एक बाहर के देशों के साथ, उसको रोकने के लिए जो है वो है सेना। देश के अंदर भी युद्ध है, उसको रोकने के लिए जो है पुलिस और कोर्ट और कचहरी और जेल और ये सारा चीज। उसमें वकील भी हैं, उसमें उसके स्टेनो भी हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग उसी में लगा हुआ है कि मानव देश के भीतर जो मानव के बीच में युद्ध है उसको झेलने के लिए। तो मानव जाति का जो सबसे बड़ा धन अभी लग रहा है, मानव को मारने का काम। बोल रहे हैं बचा रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वही मारने पीटने वाला काम कर रहे हैं। इसके दूसरे नंबर पर देखेंगे तो सब मेरा ख्याल से मादक द्रव्यों का नंबर 2 आता है, जो धीरे धीरे आदमी को मारता है। वो इकोनॉमी एक बहुत बड़ी है, धीरे धीरे मारता है। मादक पदार्थ बहुत सारे हैं, गिना के क्या करेंगे, है ना। तो इन दोनों में मानव जाति ने सबसे अधिक अपने आप को लगा दिया है। इसके बाद भय नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। मानव को मारने का सामान, मैं बम रख के घूमूंगा, आपको अपने आप डर ले, यहां मैं बम रख दूंगा, नहीं मैं फोड़ूंगा नहीं, बस कोई नहीं बैठेगा, सब चले जाएंगे। तो उसका होना ही भय। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार मैं उड़ीसा में कुछ समय के लिए रहा, तो मेरे साथ 2 लोग रहते थे, एक प्रोफेसर थे और एक कहीं काम करते थे इंडस्ट्री में। तो हम लोग घर के बाहर खड़े बात कर रहे थे, तीनों लुंगी पहने थे। वहाँ का जो राष्ट्रीय पोशाक है वो लुंगी, घर में लोग पहनते हैं। तो बात करते करते अचानक मन हुआ कि चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो नीचे में चाय की दुकान है, तो प्रोफेसर है वो तैयार हो गए। दूसरा वाला बोला कि मैं थोड़ा कपड़े पहन के आता हूँ। बोला क्या कपड़े पहनोगे, बढ़िया कपड़े हैं तुम्हारे। नहीं मैं कपड़े पहन लेता हूँ। तो मैं उसका हाथ पकड़ लिया, अरे कहाँ लगाए भाई, इतने पास तो जाना है, तुम कपड़े पहनते हो। तो मेरे को बोलता है कि भैया मैं रिवॉल्वर रख के आता हूँ। अब वो एसपी का बेटा था। मैं बोला यार मैं ये नया आदमी हूँ, यहाँ की मैं भाषा नहीं जानता, कोई मुझे नहीं पहचानता, मेरे को डर नहीं लग रहा है? तुम तो यार एसपी के बेटे हो, तुमको कहाँ से डर लगेगा? तो बोला एसपी का बेटा हूँ इसीलिए डर लगता है। तो भय क्या चीज है? तो एसपी होना सुरक्षा नहीं है, एसपी होना भय। मतलब उस दिन बड़ा आश्चर्यचकित हो गया मैं, ये भय है भाई, मैं तो कहीं भी चला जाता हूं, वो जा नहीं पाता है। तो ये जो चीज है, बंदूक है, बम है, हथियार है, मादक द्रव्य है, ये जितना बनेगा मानव जाति में, वो भय का स्रोत होगा। भय से मनुष्य कब मुक्त होगा? पहले इनसे मुक्ति होगी, इनके रहते भय मुक्त नहीं होगा। तो एक सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। कुछ बोल रहे? ये भय का क्या प्रयोजन है? भय का प्रयोजन नहीं समझ में आने से भय होता है, उल्टा है। उसी तरीके से भ्रम, मतलब मेरा तो क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है, तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं कि भ्रम का क्या प्रयोजन है? भ्रम का प्रयोजन देखिए, जीवावस्था में जीवन अजागृत है और शरीर से वो बंधा हुआ है। जीवावस्था का जो शरीर है वही कर्म करने में स्वतंत्रता को रोकता है। लेकिन ज्ञानावस्था में जीवन में भ्रम है ही है, अभी जो जीवावस्था का जीवन आ गया है और शरीर में स्वतंत्रता मिल गई। इसके कारण उसको पता चलता है कि मेरे को अभी समझदारी नहीं आई। मैं जब घर के कमरे में अकेला रहता हूँ, मैं अच्छी अच्छी भाषा बोल लेता हूँ, लोगों के बारे में अच्छा सोच लेता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। और जैसे ही बाहर आता हूँ, किसी को देखता हूँ तो अचानक मेरे को गुस्सा आने लगता है ना, किसी की पूरी गलतियाँ याद आने लगती है, तब ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी मैं अच्छा नहीं बना। तो इसको हमको कहाँ तय करना है? लोगों के बीच में तय करना है। मानव और मानव की परस्परता में ही वो मैं अच्छा हूँ वो प्रमाणित होगा। तो भ्रम है ये पता होना भी मैं सोचता हूँ कि एक स्टेप है ज्ञान का, है ना। सबसे अधिक बेचारा भ्रमित वो है जिसको ये लगता है कि उसको अनुभव है।
मतलब सबसे बड़ा भ्रम वही। अब वो मार खा के ही सुधरेगा, बिना ठोकर के वो सुधरेगा ही नहीं। तो पहला ठोकर ये लगेगा कि मेरे को समझ नहीं है, उसके बाद वो समझ की कोशिश करेगा। उससे अच्छा वो व्यक्ति है जिसको पता है कि हाँ भी मैं समझा नहीं हूँ, वो एक स्टेप ऊपर है उससे। तो मैट्रिक्स हो गया मेजर का, ऐसा वो क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया ना मेजर का, जैसे किलो होता है कि भाई ये यहाँ से मेरा गैप है, हाँ उसको गैप को मेजर करने के लिए भ्रम। तो बहुत ही छोटे शब्दों में भ्रम क्या चीज है? मानव और मानव की परस्परता को, पूरकता को नहीं पहचानना, मानव और शेष प्रकृति की परस्परता पूरकता को नहीं पहचानना, ये भ्रम। इसके मूल में क्या क्या मूल वस्तुएं हैं उसको यदि नहीं पहचानेंगे, अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे, जीवन को नहीं पहचानेंगे, चार अवस्था को नहीं पहचानेंगे, तो ये भ्रम बना रहेगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मानव और जीवों को एक ही जैसा मान रहे हैं। आप कोई भी स्टडी में देखिए, वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि मानव और जीव में कितनी समानता है। कुछ भी, जैसे बोलते हैं कौवा 5 तक की गिनती गिन लेता है, मानव इन्फिनिटी तक गिन लेता है। तो वो समानता देख रहे हैं ताकि जानवर के कार्यों को वो कर सके। उसको जस्टिफाइड करना चाहता है कि जानवर भी कर रहा है, भाई मैं भी कर रहा हूं। उसको जस्टिफाइड करना चाह रहा है आदमी। मनुष्य और जानवर में, जीवों में क्या भिन्नता है, मनुष्य जीवों से किस आधार पे ऊपर है, यह अध्ययन का बिंदु नहीं बन पा रहा है। सारा जो आप साइकोलॉजी के पूरे प्रयोग देखिए, वो जानवरों के साथ किए गए, बाद में उसको मानव में जोड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज जो मध्यस्थ दर्शन में बोला है, जो सुन के इतना आश्वासन मिलता है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से न्याय का याचक है, सही करना चाहता है और सत्य वक्ता है, लेकिन वो न्याय को नहीं जानता है। न्याय चाहता है, न्याय नहीं जानता है। सही करना चाहता है, सही और गलत नहीं जानता है। सत्य वक्ता है, सत्य नहीं जानता है। ये तीनों कौन देगा उस बच्चे को? ऊपर वाली पीढ़ी देगी। ऊपर वाली पीढ़ी में न्याय नहीं है, वो न्याय को जानते ही नहीं। छोटा बच्चा न्याय चाहता है, उसके माँ बाप या उसके जो बड़े लोग हैं वो न्याय को जानते ही नहीं है, दे नहीं पाते। सत्य सही करना चाहता है, क्या सही है पता नहीं। यहाँ चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, नशा भी हो रहा है, हत्याएं भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, साधु भी हैं, सेवा भी हो रही, सब हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है। और वैसे ही सत्य वक्ता है, तो सत्य को जानने वाला है, तो सत्य का डेफिनेशन ही नहीं मिलेगा। सत्य क्या है उसको बता ही नहीं पा रहा। तो मानव जन्म से ही ये तीनों है। ऊपर वाली पीढ़ी का दायित्व है कि वो न्याय उपलब्ध कराए, सही कार्य व्यवहार समझाए और सत्य को समझाए। ये ऊपर वाली पीढ़ी का काम है। जबकि आप धार्मिक इसमें देखेंगे कि मनुष्य जन्म से न्याय पापी है, अज्ञानी है, स्वार्थी है लिखा है। स्वार्थी को परमार्थी बनाने के कार्यक्रम है कि दान करो, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए कार्यक्रम है। शुरू से ही मान रहे हैं कि मानव में गलती है। मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि जन्म से न्याय का याचक है, न्याय नहीं जानता है। सही कार्य करना चाहता है, सही कार्य व्यवहार को उसको सिखाओ, तो सीखने के लिए पैदा हुआ है। मानव संस्कार अनुसंगी, सीख के ही करेगा, समझ के ही करेगा। तो ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी की जो पूरकता है, उसमें ऊपर वाली पीढ़ी सफल नहीं है, इसके कारण नीचे वाली पीढ़ी भोग रही है। तो बहुत शॉर्ट में मैंने तो अपनी बातें रख दिया है। यदि कोई उसमें गैप लगता है तो थोड़ी चर्चा हम कर सकते हैं। जी,
सही की समझ को संस्कार कह रहे हैं, संबंधों को पहचानना संस्कार कह रहे हैं, ये चारों अवस्थाओं में जो पूरकता है उसको संस्कार कह रहे हैं, अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझ लेना संस्कार कह रहे हैं। ये संस्कार है। सही चीज की समझ, सही चीज को जीने के लिए तैयारी और उसमें निष्ठा और जी लेना, इन सब को मिलाकर नाम है संस्कार। केवल मैं सही सही बोलता हूं, जीता नहीं हूं तो भी संस्कार नहीं। सही की समझ होना माने अस्तित्व, जीवन, चार अवस्थाएं, ये सारे जो तात्विक चीजें हैं उसको समझना एक भाग है। व्यवहारिक रूप से जो पूरकता है उसको समझना दूसरा भाग है। करने के लिए जो सिस्टम बनाना और उसमें अभ्यास कर लेना, ये तीनों मिला के संस्कार है। अभी हम संस्कार के बोलते हैं मैं सुबह उठता हूं कि नहीं, है ना, मैंने जनेऊ उदाहरण किया है कि नहीं है, या मैं गीता पाठ करता हूं कि नहीं करता हूं। ऐसे हमने कुछ चीज बना दिया है, वो नहीं करता हूं तो कुसंस्कारी, वो करता हूं तो संस्कारी। पूरकता को नहीं कर पा रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं। संस्कार को हमने प्रक्रिया से जोड़ा, लेकिन संस्कार वास्तव में क्या है? समझ के रूप में, समझना, जीना, इन दोनों के योगफल को संस्कार कह रहे हैं। तो मैसेज बड़ा छोटा है, लेकिन अभ्यास, चूंकि वातावरण नहीं है इसलिए ज्यादा अभ्यास है। अब साइकिल चलाना बड़ा इजी है, लेकिन पहले आदमी को साइकिल चला, दो पहिए में कोई चला सकता है, ये कल्पना करना, सोचिए ना कितनी कठिन बात है। दो पहिए से बैलेंस बन जाएगा, वो कौन जो कल्पना किया होगा, वो तो मैं सोचता हूं कि उस समय का वो दिव्य मानव ही है। आप सोचिए ना कितना कठिन है ये अनुमान करना कि दो चक्के से बैलेंस होगा या एक चक्के से बैलेंस हो जाएगा। कभी कोई सोचा होगा कि ये जो कपास से कपड़े बनेंगे, या धान के अंदर को एक छिलके को निकाल के धान को आदमी खाएगा, मतलब कितनी बड़ी बात थी उन दिनों, आप सोच के कल्पना नहीं कर सकते। इक्का दुक्का कुछ होता होगा, ये एक एक दाना कौन निकालेगा? कपास से रुई, रुई से धागा, धागा से कपड़ा, ये 2-4 हजार साल लगे होंगे यहां से यहां तक पहुंचने में। कुछ लोग पागलों की तरह जुटे रहे होंगे, तब बना होगा यहां तक। तो जो हो गया है उसको हम बहुत जल्दी एक पीढ़ी में प्राप्त कर ले रहे हैं। जो नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, एक एक चीज के लिए मेहनत हो रही है। दर्शन अपनी जगह उच्चतम है और हमारी ज्ञान अवस्था के लिए भी सही है। व्यवहार के अंदर, मतलब ये किताबों में और भी ऐसा होगा कि व्यवहार में अभी जो वर्तमान है, जो भी अर्थव्यवस्था है, यानी कि फिलहाल सारा सोर्स जो है वो पृथ्वी को एक्सप्लॉइट करने में हाइड्रोकार्बन साइकिल पे हम चल रहे, कार्बोहाइड्रेट साइकिल पे हम चल रहे थे बरसों से। अब हमारी 300 साल से स्टीम इंजन आया और उसके बाद हाइड्रोकार्बन साइकिल पे है। सारा सोर्स जाने जाए तो हाइड्रोकार्बन है और थोड़ा बहुत एटॉमिक है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसके साथ जब हमारा एक्सचेंज करना है, अर्थ, इसी अर्थ में भागीदारी करनी है, तो वो व्यवहारु तौर पे वो मैकेनिज्म कैसे किया जाए, उसका कोई गाइडलाइंस है? देखिए, मैं जब सोचता हूँ कि मैं कभी अपने 50 साल पहले अपने गांव में गया हूँ। हमारा गांव घनघोर जंगल में, कहीं घर में किसी के पास खटिया और कुर्सी नहीं है, सब जमीन में सोते हैं। और ऐसे हम लोग नहीं थे कि काट के बना नहीं सकते थे, हर किसी को बढ़ाई का काम आता था। लेकिन किसी घर में मैंने कुर्सी नहीं देखा, मैंने खटिया नहीं देखा। 4 बांस की खटिया होती थी, इक्का दुक्का खटिया रहता था, और उसमें उसी पैरे के रस्सी से बनाते थे। पैरे का छत होता था, जो धान का पुआल होता है उससे छत बनाते थे, बढ़िया 3 साल चलता था। वो सब मकान चलते थे। वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वो सही है, हमको विश्वास नहीं हुआ, हम आगे पीढ़ी को कन्वे नहीं कर पाए कि ये सही है।
तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सही होते हुए भी हमको खुद ही विश्वास नहीं है कि ये सही है, इसलिए सबसे पहले हम छोड़ के भागेंगे। तो कुल मिला के कुछ चीज़ हम प्राकृतिक विधि से सही जी रहे हैं, लेकिन वो सही है या नहीं उस पर हम, कोई हमको बोलता है तो हम घबरा जा रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, हम कह रहे हैं ये गलत है। तो बहुत बड़ा एक कारण ये रहा, कर रहे हैं बहुत सारे सही चीज पर वो सही है या नहीं ये पता नहीं, ये एक बड़ा कारण रहा। अब पता हो गया है, अब उसको करने वाले लोग नहीं, जैसे मिट्टी का मकान बनाएंगे, बनाने वाले लोग नहीं, कारीगरी खत्म हो गए, कैसे बनाओगे आप? तो जो भी अच्छी चीजें हैं सब खत्म, अब बहुत ही मुश्किल है, फिर भी कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो कुल मिला के किसी न किसी जगह पर हमको शिक्षा पर विश्वास होना जरूरी है कि ये सही चीज है। इसके लिए जो एक जांचने परखने की जो तार्किक प्रक्रिया है, प्रश्न पूछने की, उत्तर देने की, बहस करने की, डिस्कशन होने की, वो वाला का बहुत कमी रहा। और यूरोपियन ने इसको बहुत अच्छे से बनाया। जैसे हमारे देश में चरक हुए, सुश्रुत हुए, धन्वंतरी हुए, बहुत सारे ऐसे हुए। बहुत सारे माने 10, 20, 50, 100 हुए। 5000 साल में मान लो 50 या 100 लोग हो भी गए इतने बड़े एरिया में, तो क्या हुआ? ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं। अभी इतने बड़े भारत देश में कम से कम 10,000 चाहिए चरक, तब तो चलेगा ना। तो एक चरक से दूसरा नहीं बन पा रहा है, तो वो प्रक्रिया में बड़ी कमी है कि हम बना नहीं पाए। एक आदमी ने एरोप्लेन बनाया 100 साल पहले, और आज जो है कम से कम 1 लाख आदमी एरोप्लेन बनाने का एक्सपर्ट, उन्होंने बता दिया। एक आदमी सर्जरी करना सीखा, 200 साल में उन्होंने सिखा दिया। हर जगह आपको गली कुचों में काट पीट करने वाले काट के जोड़ देंगे, बढ़िया, जैसे दर्जी होता है ना, काट के जोड़ देता है, वैसा उन्होंने बना दिया। तो जो चीज़ अच्छा है उसको जानने में कमी रही, यदि जान भी गए उसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में भी कमी रही। अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने बहुत अच्छे काम किए, उनका कंसेप्ट भले ही बहुत सारा गलत है, लेकिन वो एक चीज़ रखें कि सारे राजा का बेटा हो, भिखारी का बच्चा हो, सब एक साथ में पढ़ेंगे, एक ही जैसा कपड़ा पहनेंगे। इससे क्या हुआ? आपस में दोस्ती हुई तो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सारी चीज़ें कम हुई। कोई कंटेंट से ऐसा नहीं आया, एजुकेशन में ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जिसके कारण हम लोग मित्र हैं, यस बिल्कुल नहीं है। एक प्रक्रिया बनाया, उस प्रक्रिया का बहुत सारा रिजल्ट, कंटेंट में बहुत नहीं। दूसरा भी, जैसे मेरे से बहुत लोग चर्चा करते हैं कि स्कूल की किसी पुस्तक में या कॉलेज की किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि तंबाकू खाओ, सिगरेट पियो, शराब पियो, गांजा पियो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। नाचो गाओ, कपड़े उतारो, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे घरों में भी नहीं होता। तो कई चीज़ें हमारी सभ्यता में नहीं है, संस्कृति में नहीं है, संविधान में नहीं है। स्कूल में तंबाकू खाने से संविधान मना कर रहा है। एक डिपार्टमेंट हमारे स्कूल के सामने एक चिपका के गया, ये तंबाकू मुक्त क्षेत्र है, इसके आसपास, यहाँ तो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं बेच सकते। तो सभ्यता में नहीं है, संस्कृति में नहीं है, और इसमें नहीं, उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे में आ रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा ज्ञान का हमारा स्रोत है बॉलीवुड, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। स्कूल में हम लोग यहाँ जो छोटा मोटा कुछ नियम बनाते हैं, तो उसमें हमने ये रखा है कि बॉयज़ जो हैं साथ में अलग खेलेंगे, गर्ल्स साथ में अलग खेलेंगे। खाने पीने का उनका अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। तो हम मेरे से पूछे कि बॉयज़ और गर्ल्स साथ में क्यों नहीं खेल सकते, बच्चों ने, गर्ल्स ने पूछा। तो मैंने पूछा कि बेटा ओलंपिक में कौन सा ऐसा गेम है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स साथ में खेलते हैं?
क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, क्या करते हैं? तो कोई गेम नहीं मिला। क्या मिला? टेनिस है, उसमें भी एक साइड बॉय और एक साइड गर्ल नहीं है, मिक्स डबल है। टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेल, बाकी नहीं। फिर मैंने पूछा कि बेटा ये हमारे संविधान में भी नहीं है, है ना, हमारे कहीं दुनिया में दिख भी नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? ये आया है बॉलीवुड से। तो प्रॉब्लम क्या है? ऑथेंटिक स्रोत बॉलीवुड है या अभी व्हाट्सएप है? ऑथेंटिक होगा, कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है ना। तो अभी स्कूल जब चला है तो एक पॉक्सो एक्ट सुने, वो इतना खतरनाक एक्ट है कि क्या बताएं। तो सरकार या संविधान हमको उससे बचा रही है। और मैं देखता हूं कि हमारे घरों में जो मर्यादाएं, शिष्टताएं थी, उसको उन्होंने शामिल कर लिया, संविधान का पार्ट बन गया वो। तो इसके बावजूद हमारे अंदर नहीं घुस पा रहा है। तो कोई और भी स्रोत है जो चल रहे हैं। शिक्षा ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पा रही, लेकिन कुछ उन्होंने सिस्टम बनाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब उन्होंने दूर किया। तो ये धर्म वाली चर्चा हो गई है ना। अभी हम व्यवहारिक मुद्दे पर कम जाएंगे, थोड़ा तात्विक वाला ज़्यादा हो जाए। तो सत्य हो गया, धर्म हो गया। अब हम न्याय में आएंगे, तो उसके लिए यदि कुछ ज़रूरत है तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो न्याय की तरफ चलते हैं। तो 4 अवस्थाओं में जो व्यवस्था है उसका नाम है धर्म। उसमें से 3 अवस्थाओं में व्यवस्था है ही है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। चौथे अवस्था में व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई निश्चित पूरकता है, उसको पहचानना है, उसको समझना है, उसको अभ्यास में लाना है, उसको शिक्षा में लाना है, उसको आगे पीढ़ी में ट्रांसफर करना है। इसका नाम धर्म है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो न्याय में चले। तो न्याय को जब डिफाइन करने जाएंगे तो ये 4 स्टेप आएंगे। अपन न्याय का मतलब, न्याय की परिभाषा स्पष्ट कर देते हैं। मानव और मानव में जो चीजें हैं, व्यवहार है, वहां पर न्याय मिलेगा। उसमें पहला आ रहा है कि मानव और मानव में पूरकता है या नहीं है, और है तो कितने प्रकार की है। तो मानव और मानव के बीच में पूरकता है, पहला स्टेप है। कितने प्रकार की पूरकता है, क्या क्या पूरकता है, पहला ये भाग है। अब जैसे मुझे समझ में आता है कि एक छोटा सा बच्चा यदि पैदा हुआ है तो उसको पोषण चाहिए, दूध चाहिए, माँ उसको दूध देगी। वो यदि है तो बच्चा जीवित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो यदि बड़ा होना है या जीवित रहना है तो पोषण एक अनिवार्य भाग है। पोषण के बिना कोई भी नहीं जिएगा। तो पोषण उसके लिए एक पूरकता है, उसको अलग नहीं कर सकते। वो अलग किए माने बच्चा गया। तो जैसे हम मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है,
इसके लिए पहली जो पूरकता है इसका नाम है पोषण। ये एरो ऐसा बनाया हूं कि बच्चे को चाहिए। पोषण एक पूरकता है, इसके बिना बच्चा नहीं जिएगा। दूसरी एक पूरकता है, इसका नाम है संरक्षण। ठंडी गर्मी हवा से बचाना, सांप बिच्छू इनसे बचाना, उसको ज़्यादा जोर से बोलने से बच्चा का ब्रेन डैमेज हो सकता है, वो परेशान हो सकता है। तो मानव के साथ भी जो भय है उससे बचाना, प्राकृतिक हवा पानी जानवर इनके भय से बचाना, जो संरक्षण भी बच्चे को एक पूरकता जरूरी है, नहीं तो बच्चा खत्म। तीसरा है बच्चे में केवल खाना पीना जिंदा रहना नहीं, अब उसको सीखना है समझना है, क्योंकि बच्चा जो है मानव जो है संस्कार अनुषंगी, उसको समझना है सीखना है। तो संस्कार अनुषंगी है तो समझाने सिखाने के लिए कोई एक पूरकता की आवश्यकता है, उसका नाम है शिक्षा। और शिक्षा में जो भी लिया, अब जो लिया है उसको प्रयोग करने का, अभ्यास करने का कोई एक पूरकता जरूरी है। पढ़ लिया वो पर्याप्त नहीं है, सुन लिया पर्याप्त नहीं है, कुछ के साथ उसको वो अभ्यास करना है। तो इसको हम नाम दे देते हैं अभी प्रयोग या अभ्यास। ये चार पूरकता के बिना शिशु खत्म। संभव ही ये पूरकता है, हम यदि पहचान पाते हैं तो ठीक है, नहीं पहचान पाते हैं तो शिशु भी गया वो भी गया। तो ये पूरकता है, बस हमको स्वीकारना है। अब शिशु थोड़ा बड़ा हो गया, 18, 20, 25 का हो गया। अब उसमें स्वाभाविक से ये चीज आती है कि वो पोषण पाया है, अब उसको एक समय के बाद उसको आप कुछ दो, बोलता है नहीं मैं खुद करूंगा, खुद उसमें पोषण करने की इच्छा पैदा होती है। अब वो पोषण देने योग्य होता है, संरक्षण मिला है, संरक्षण देने योग्य होता है। शिक्षा लिया है, शिक्षा देने योग्य होता है। वैसे ही एक और चीज है, उसको शरीर मिला हुआ है, मतलब जन्म मिला, जन्म मिला माने शरीर मिला। अब उसको एक और चीजों की आवश्यकता होती है कि जो शरीर मिला है वो भी मैं दे दूं। इसका नाम मैं कह रहा हूं संतान। ये पूरकता है। इतने के बिना मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक के ये अनिवार्य कार्यक्रम है। इतने प्रकार की पूरकता को यदि हटा दिए तो जो शिशु है वो सुखी नहीं होगा। शिशु अब बड़ा हो गया, इसको दो टुकड़ा कर देते हैं। ये वयस्क है और ये शिशु। इतने प्रकार की पूरकता को हम बहुत आराम से पहचान सकते हैं। अब इनका एक एक नाम है। पोषण जो करने वाला है या वाली है उसका नाम है माता। संरक्षण देने वाला या वाली का नाम पिता। शिक्षा देने वाले का नाम गुरु। प्रयोग और अभ्यास के लिए जो पूरकता है उसका नाम है भाई बहन। पोषण लेने वाले का नाम संतान। संरक्षण लेने वाले का नाम संतान। शिक्षा लेने वाले का नाम शिष्य। संतान का नाम पति या पत्नी। इतने प्रकार की पूरकता जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मनुष्य के लिए जरूरी है। इसके अलावा दो और पूरकता है। जैसे मेरे को कपड़े चाहिए तो मैं अकेले, खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, एक साथ में ये सारे काम नहीं कर सकता। तो भौतिक वस्तुओं के लिए भी एक प्रकार की पूरकता चाहिए। इसको हम व्यवसाय कह रहे हैं, इसका नाम हम देते हैं साथी या सहयोगी।
और एक प्रकार की पूरकता जिसको हम कहेंगे व्यवस्था संबंध, क्योंकि मानव अकेला सब चीज नहीं कर पाता है। तो जैसे सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, है ना, भोजन की व्यवस्था चाहिए, पूरा सामाजिक एक संरचना चाहिए, वो व्यवस्था। तो इतने सारी पूरकता हैं, अनिवार्य हैं। इससे कम में कोई भी बच्चा बड़ा नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, वो जीवित ही नहीं रहेगा। तो पहला काम, इतने प्रकार की पूरकता है, इससे अधिक की जरूरत नहीं है, इससे कम में मनुष्य तृप्त नहीं होगा। ये एक हमारे मानसिक स्थिति में बैठना चाहिए। इतना चाहिए ही चाहिए, न इससे ज़्यादा होता है न इससे कम होता है। तो पहला है पूरकता क्या है, इसको हमने पहचाना। इसी को हम संबंध कह रहे हैं। तो पूरकता का नाम ही है संबंध। पूरकता बराबर संबंध। तो पहला जो समझ है, न्याय की समझ के लिए, न्याय करने योग्य होने के लिए जो पहला स्टेप है, इतने प्रकार की पूरकता है और वो क्या है, कैसी है, इसको समझना है। दूसरा स्टेप ये समझना जरूरी है कि इनके साथ मेरी क्या पूरकता है, इनके साथ क्या है, इनके साथ क्या है, इनके साथ क्या है। इसका नाम है पहचान। हर एक के साथ एक एक नहीं होगा। इसमें से कुछ लोग मेरे इस रोल में रहेंगे, कुछ लोग इस रोल में रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, इसमें एक ही रहेंगे, बाकी सब जगह कई कई लोग होंगे। तो जगह जगह कहां कहां पर किस किस मानव के साथ किस प्रकार की पूरकता है, यदि वो स्पष्ट हो जाए तो दूसरा स्टेप है वो पहचान का मतलब, किन के साथ क्या संबंध है, किन के साथ कौन सी पूरकता है। इसके बाद एक तीसरी जो बात है, मुझे पता तो चल गया है इनके साथ ये पूरकता है, अब मैं करना नहीं चाहता या मैं करना चाहता हूं। तो तीसरा स्टेप ये है कि पूरकता है, पहचान गया हूं, अब उसको मैं करने के लिए तैयार होता हूं। करने के लिए तैयार होने में एक तो होता है कि मुझे नॉलेज चाहिए, योग्यता चाहिए, अभ्यास चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। वो नहीं होगा तो मैं स्वीकार नहीं पाऊंगा। तो स्वीकार करना एक स्थिति है जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक स्थितियां उसमें शामिल हो जाती है। और ये तीनों हो जाता है तो अपने आप चौथा होता है, निर्वाह करता है। मान लो ये चौथा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है या फिर यहां गलती है, या फिर यहां गलती है, या फिर यहां गलती है, या फिर तीनों में गलती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है इन तीनों जगह पर कमियां हैं। तो तात्विक रूप में कमी है, व्यवहारिक रूप में कमी है और अभ्यास रूप में कमी है। ये तीनों चीजों की कमी के कारण मानव जो है वो निर्वाह नहीं कर पा रहा है। ऐसा कोई कर लिया तब उसको न्याय कह रहे हैं। तो मेरी बात पूरी हो गई भैया, है ना। मेरे पास ज्यादा मटेरियल नहीं होता है। एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा है कि यदि मानव को पूरकता मालूम है, पहचान लिया, स्वीकार लिया, फिर वो निर्वाह करेगा, फिर समाधान मिलेगा, सब समृद्धि मिलेगी और सुख प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब वो, अब इसमें आपने बोला कि संतान पोषण, संरक्षण, शिक्षा ये भी काम है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। आदान करते हैं, प्रदान करते हैं, आदान होता है, प्रदान होता है। तो यदि जो सन्यासी लोग हैं या संन्यासस्थ लोग हैं, कि जो सन्यासी नहीं है लेकिन सन्यासी आयुष्य जी रहे हैं, तो उसमें वो संतान वाला मैटर नहीं है, पोषण वाला नहीं है, संरक्षण वाला नहीं है, शिक्षा वाला खाली है, तो वो समाधानी हो पाएगा ऐसा आदमी? जी, बढ़िया प्रश्न है भैया। देखिए, संतान मतलब एक शरीर को जन्म देना, बाकी पोषण तो वो दूसरे को कर ही सकता है। पोषण करने में कोई जरूरी थोड़ी कि अपने बच्चे को ही पोषण करे। तो संतान होना या न होना एक प्रकार का एक शारीरिक प्रक्रिया है, वो जीवनगत कोई कमी नहीं है। मान लीजिए किसी ने विवाह नहीं किया या विवाह किया भी, उसके बच्चे नहीं हुए, तो उसके बच्चे नहीं हुए तो उसकी कमी थोड़ी, कमी होगी तो शरीर की कमी होगी।
जीवन में कौन सी कमी है? तो यही एक संबंध है जिसमें ऑप्शन है कि किसी को नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बाकी सारी जगह तो करना ही। अब बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जो भिक्षा मांग के खुद का भरण पोषण करते हैं, तो वो पोषण नहीं करते किसी का, ना संरक्षण देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे मेरी ध्यान धारणा करनी है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है मैं मांग के खा लूँगा या मेरा देखूंगा, मैं पोषण या संरक्षण। और कुछ ऐसे है वो शिक्षा भी नहीं देते, वो बोलते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं हिमालय में बैठ जाऊंगा, मेरा निपटा के निकल जाऊंगा। तो वो समाधानी हो सकते हैं क्या? भैया सन्यासियों को तो प्रणाम ही करना चाहिए, है ना, उनके खिलाफ कुछ ना बोलना पड़े, यही अच्छा है। नहीं, मुझे एक बार लोगों ने पूछा ये जो गाड़ी है किसकी है, मतलब एक कोई महात्मा है उनकी गाड़ी है अमरकंटक में। फिर कोई बोला ये किसी, वो भी किसी महात्मा की। तो जो सारे अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, सारी अच्छी अच्छी गाड़ी है, महात्मा की है। हाँ, तो इन्होंने त्याग किस चीज का किया, मुझसे पूछा। तो मैंने कहा जिम्मेदारियों का। इतना ही है। और वो उसको स्वीकारते हैं कि हमने सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। ये तो ठीक है, कमर्शियल गुरु कुछ हो गए, सन्यासी हो गए, लेकिन कुछ है जो जेन्युइन अपने एफर्ट लेते हैं और मुक्ति पाना चाहते या पाते हैं, तो वो मतलब इस फॉर्मूला से जाए तो वो समाधानी नहीं रहेंगे या वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। मुक्ति को अलग ही ढंग से डिफाइन किया है ना। संसार दुख स्वरूप है, संसार में जीना दुख है, इससे मुक्ति चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में जीना सुख स्वरूप है, बढ़िया रूप से जी लिए तो मजे ही मजे। उसके लिए नो हाउ डेवलप करना है, उसके लिए समझ डेवलप करना है, उसके लिए अभ्यास करना है, इसको सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं सोचा जा रहा है कि जन्म से या मरण से मुक्ति चाहिए। मरना तो है ही है, तो जिस ढंग से मरेंगे मरेंगे। अच्छा, तो ट्रैक गलत हो गया उनका। अच्छा, समझ, पहचान और स्वीकार और निर्वाह तीनों गलत हो गए उधर। सुख दुख का चक्कर से वो बाहर निकलना चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, और हम बोलते हैं कि ये सुख है, इसमें और हायर लेवल का सुख आप पा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रारब्ध, आप कितना संचित लेके चल रहे हो, कितने संस्कारित आपके आत्मा। मान लो उसमें सुख मिला तो कितने % लोगों को मिलेगा, कितना % आदमी मांग के खा लेगा, समाज कितने का लोड ले सकता है? 1%, 2%, 5%, तो 95% तो ऐसे ही रहेंगे ना। इसमें 100%, इसमें 100% लोग सुखी हो सकते हैं, उसमें 2-4% लोग सुखी हो सकते हैं। तो कौन सा चाहिए? अपन चुनाव की स्वतंत्रता है। हमको तो सस्टेनेबल चाहिए, हम सस्टेनेबल वाले हैं, वही है सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल है, निरंतर है, चलता रहेगा और पीढ़ियों से पीढ़ी चलता रहेगा। भाई आखिर सन्यासियों को अपने शिष्य कहाँ से मिल रहे हैं? इसी से मिल रहे हैं ना। तो यही तो असली चीज, असली प्रक्रिया यही हुई ना, जहां से उनको भी मिल रहा है ना, भोजन भी यहीं से मिल रहा है उनको, शिष्य भी यहीं से मिल रहा है। तो मूल चीज ये हुई ना, वो तो एक बहुत छोटा सा चीज हुआ, तो वो बड़ी व्यवस्था नहीं। अभी समाज को आप देखने जाए कितने लोग हैं सन्यासी, बहुत छोटे। भैया कल थोड़ी अपनी समझ के लिए एक बार कल के 1-2 पहलू जो है वो रिकैप करने की अलग थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी से ट्राई कर रहा हूँ यही बात को। मतलब हम काफ़ी समय से विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये सब बोलते रहते हैं, पर मूलभूत अगर अपन देखने जाए तो वो तो सिर्फ टेक्टाइल विज्ञान है। मतलब अगर हम शुरू करें कि
5 सेंसेस में, कल आपने एक बार बोला कि 5 सेंसेस, और उसमें आपने वो लिया कि हमें अभी स्वाद और सुगंध का तो कोई यूनिट एकम ही नहीं बना है। अभी हमारे 5 इंद्रिय है, उसमें से टेक्टाइल का मतलब आकार और घन, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये है, और दूसरा है किलोमीटर, मीटर, मीटर, वही शेप। ये दो ही हम उसी को पूरा मॉडर्न साइंस और पूरा इंजीनियरिंग जो है उसी के बेस ऊपर है। उसके बाद नीचे आता है वाइब्रेशन और हीट, उसके भी जब कन्वर्जन देखते हैं तो वो वापस ग्राम, किलोग्राम में ही और जूल्स में ही कन्वर्ट हो जाता है मूलभूत। उसके बाद आता है विजन और लाइट। तो विजन और लाइट के हमारे पास एकम है, लक्स और लुमेन, और ये उतने हमने डिराइव किए हैं। उसके बाद आता है साउंड, ईयर, सुनना और ईयर्स। उसका इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन बॉडी के ऊपर ईयर है, बाकी सारे जो भी टूल्स है, माइक वगैरह, और उसके हमने एकम बना दिए है, यूनिट बना दिए है। बाकी के 2 के तो यूनिट भी नहीं बने हैं, स्वाद और सुगंध के तो अभी हमारी यूनिट भी नहीं है, और सिर्फ इसी के 2 यूनिट के ऊपर पूरी हमारी इंजीनियरिंग है। इवन मैग्नेटिज्म जो है वो भी जो वापस रिप्रेजेंट होके यूनिट जो बनता है वो तो वापस केजी और न्यूटन मीटर और उसी में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी नापने का उसी में है। मतलब कुल मिला के जिसे हम मॉडर्न साइंस मानते हैं वो सिर्फ टेक्टाइल साइंस है, और उसके ऊपर पूरा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सारे उसके ऊपर आधार पे ही है। अब उसके अंदर हम जीव सृष्टि के ज्ञान अवस्था में होने वाले बीइंग, उसी के ऊपर और जीवन को नापने की परिस्थिति में उसी इंस्ट्रूमेंट से हम मापने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये तो होगा बहुत मुश्किल है। जब हमारे पास स्वाद और सुगंध के भी एकम नहीं हुए हैं तो हम प्रेम का तो एकम नहीं निकाल सकते, विचार का एकम नहीं बना है, लेकिन वो अवस्था में है, वाइब्रेशन में तो है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी पत्नी को 8 किलो प्रेम करता हूँ और माँ को 10 किलो करता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा मेजरमेंट यूनिट बन गया तो यहाँ कुल मिला के वापस ये हो जाता है कि हम उसके आगे मैटर के आगे जो हम प्राण के आगे जीव और जीवन के आगे फिर ज्ञान, उसको सभी को हम ये सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस, अगर हमें रीडिफाइन करना है तो बोलेंगे टेक्टाइल साइंस। उतना क्षेत्र है उसका, पूरा सिविल या इलोरा के केव देख लो, सारा देख लो, तो उसी के ऊपर है वो जमा हुआ। मेटल ढूंढा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आया, उसके पहले सिविल था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन आए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक हम पहुँचे हैं। उसके आगे हमारे पास कुछ मेजरिंग यूनिट्स है ही नहीं। यही मैं एक अलग तरह से सहमत। और हम यहाँ बात कर रहे ज्ञान को नापने की। ये न्याय का एक पार्ट है, थोड़ा आगे और बढ़ सकते हैं। तो ये 4 स्टेप में न्याय को समझेंगे हम। तो संबंधों की पहचान हो गई। अब जैसे मान लीजिए मैं और 1-2 व्यक्ति हैं, तो ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए और बी ने आपस में कोई व्यवहार किया, व्यवहार करने के बाद दोनों मूल्यांकन करते हैं। ए 2 मूल्यांकन करता है, एक अपना मूल्यांकन करता है कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया।
दूसरा वो बी का मूल्यांकन करता है, बी ने ठीक किया कि नहीं किया। ए ने 2 मूल्यांकन किया, वैसे बी ने 2 मूल्यांकन किया, एक मैंने ठीक किया कि नहीं किया, दूसरा इस व्यक्ति ने ठीक किया कि नहीं किया। अब ए का मूल्यांकन 2 व्यक्ति ने किया, एक ए ने खुद, एक बी ने। वैसे बी का मूल्यांकन 2 लोगों ने किया, एक बी ने खुद, एक ए ने खुद। तो ये वाला ए ने अपना जो मूल्यांकन किया है और बी ने जो ए का मूल्यांकन किया, यदि दोनों समान हो जाए और ए ने बी का किया है और बी ने अपना किया, ये दोनों यदि सेम हो जाए, तो इस कंडीशन को कह रहे हैं न्याय। बस खत्म। करने में इतना, बोलने में इतना देर लगता है, करने में जिंदगी बीत जाती है। तो थोड़ा यहाँ पर एक चीज लिख दिया, थोड़ी सी बात और करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए माँ और बच्चे का संबंध है ना, बहुत कॉमन है। तो माँ और बच्चे का संबंध है, तो माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, बच्चा बड़ा हुआ। किस दिन माँ को लगेगा कि मैंने अपना काम कर दिया? जिस दिन बच्चा बड़ा हो गया, उल्टी सीधी चीज नहीं खाता है, माँ को यह विश्वास हो, अपना पोषण के सारी चीजों को जानता है, खराब चीजें गंदी चीजें पहचानता है, वो नहीं खाता है, नहीं करता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वो खुद अपना कमा भी ले रहा है। जिस दिन इतना कर लिया, तब ये माना जाएगा कि वो अपना पोषण करने में सक्षम हुआ। माँ का काम है पोषण देना। पोषण आजीवन तो वो नहीं देगी, एक दिन तो वो देने में मतलब खत्म हो जाएगी, नहीं दे पाएगी। तो माँ को किस दिन तृप्ति होगी? जिस दिन बेटा या बेटी अपना पोषण करने में सक्षम हुआ। उसमें 2 पार्ट है, खराब चीज़ों को पहचानना कि ये पोषण के विपरीत है, अच्छी चीज़ों को पहचानना ये पोषण के अनुकूल है, फिर उसको प्राप्त करने की भी विधि होना, कमाना, है ना, आजीविका। इस कंडीशन में माँ को तृप्ति होगी। इस कंडीशन में बेटे को भी तृप्ति होगी। बेटे को यदि नहीं होगी, वो हर समय माँ को कोसता रहेगा। तो दोनों तृप्त होंगे, नहीं तो दोनों नहीं होंगे। बेटा यदि नहीं कर पाया तो भी माँ तृप्त नहीं होगी, बेटा यदि कर लिया तो माँ तृप्त होगी, बेटा यदि कर लिया तो बेटा भी तृप्त होगा, बेटा यदि नहीं कर पाया तो वो भी अतृप्त रहेगा। तो ये कंडीशन क्या है, और ये बनने में कितना साल लगता है? 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो माँ और बच्चे के बीच में न्याय प्रमाणित होना, माँ को यह एहसास होना कि मैंने अच्छा कर लिया, ये 20-25 साल, एक जनरेशन का पूरा समय लेता है। जहाँ माँ को एक आयाम में तृप्ति हुई कि चलो मैंने एक काम ठीक कर लिया। वो अकेले माँ नहीं है, वो और भी किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी, और भी बहुत कुछ चीज़ है। तो इसमें 20-25 साल का एक पीरियड है जिसमें उसको तृप्ति हो रही, बच्चे को भी तृप्ति हो रही। वैसे ही पिता को यदि देखेंगे तो संरक्षण भी तब माना जाएगा कि बच्चा जो है ये उल्टे सीधे चीज़ों को पहचाना है कि इससे बचना चाहिए, और व्यवहार में सामाजिक हो गया है। यदि व्यवहार में सामाजिक नहीं होगा तो उसको प्रताड़ना मिलेगी, मारपीट मिलेगी और सब कुछ होगा। तो वो जो इस संबंध में, पिता और बच्चे के संबंध में तृप्ति कब है? जब बच्चा व्यवहार में सामाजिक हो जाए। ये भी अपने आप में 25-30 साल का समय। तो न्याय 1 सेकंड की घटना नहीं है। कोई एक संबंध में बहुत लंबे समय में जाकर तृप्ति होता है कि हम लोग साथ में जिए और एक दूसरे के लिए किए। तो ऐसे ही गुरु शिष्य और सारे संबंधों में हम देख सकते हैं। वैसे ही जैसे डाकू का बेटा, डाकू अपने बेटे को संरक्षण दे ही नहीं सकता। वो पैसा दे सकता है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा ये डाकू का बेटा है, लोग उसको तंग करेंगे, प्रताड़ना करेंगे, घृणा करेंगे।
कुछ भी कर ले वो नहीं देगा, फाइनली वो छुपा के रखेगा कि भाई किसी को नहीं बोलना मैं तेरा बाप हूं। तो खुद जब तक व्यवहार में सामाजिक नहीं है वो किसी को संरक्षण नहीं दे सकता, और यदि कोई व्यवहार में सामाजिक है तो वो हर समय संरक्षण दे ही रहा है। संरक्षण देना कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। व्यवहार में सामाजिक होने का फल है कि उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित और अभय महसूस करते हैं, वही संरक्षण। इस ढंग से पूरे सातों संबंधों का एक ताना बना है। तो सत्य, धर्म और न्याय, तो धर्म में न्याय समाया है। न्याय होगा तभी धर्म होगा। जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि मानव मानव के बीच में यदि पूरकता हो गई तभी पेड़ पौधों के साथ या जानवरों के साथ पूरकता होगी, उसके बिना नहीं होगी। और हो भी गई तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने शेरों को सुरक्षित कर लिया, जंगल को सुरक्षित कर लिया और आपस में लड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बताइए भैया, मेरी ओर से जितना कहना था, है ना। देखो, एक सत्र में न्याय, धर्म, सत्य तीनों बोल देना। भैया जी। थोड़ा पूछना था, जी ये जो पोषण वाली भाग है जो आगे चल के आजीविका व्यवसाय तक जा रहा है, जी। ये जिम्मेदारी मतलब माता की तरफ है ना? इसको थोड़ा सा एक बार और जी ठीक से समझने के प्रयास भैया, करें। जिसको पोषण बोल रहे हैं और माता और पिता कह रहे हैं, माता पिता में देखेंगे तो पिता जो है संरक्षण प्रधान है, पोषण सेकेंडरी है। माता में पोषण प्रधान है, संरक्षण सेकेंडरी, पर हाँ, दोनों अभी- मिलके ही पूरा है। जी, परंपरा में क्या है, जैसे अभी अपने को रहता है कि पिताजी बाहर कमाने जाते हैं, कुछ धन अर्जित करके आते हैं, उससे पोषण पालन पोषण होता है, ऐसी एक व्यवस्था हमारे मन में था। हाँ, इसको इसलिए कह रहे हैं कि जन्म के समय बच्चे का पोषण माँ ही कर सकती है, पिता कितना भी योग्य हो नहीं कर सकता, है ना। पिता दूध नहीं पिला सकता ना, तो माँ ही पिलाएगी। और जन्म के कुछ समय पहले से भी पोषण माँ ही दे रही है, तो इसीलिए नाम है। हालांकि ये तो अभी हमने 11 प्रकार के ये लिख दिए हैं पूरकता। संबंधों के रूप में देखेंगे वो 7 है, मतलब माता पिता और पुत्र पुत्री मिलके एक संबंध है। अब माता और पिता अलग नहीं है, अलग करने जाएंगे तो मानव समाज खत्म हो गया। माता पिता साथ ही है, ये मान के पूरा सोच, ये स्वीकार करके ही पूरा आगे बढ़ेंगे। तो माता पिता और पुत्र पुत्री का एक संबंध हुआ, गुरु शिष्य का दूसरा संबंध हुआ, भाई बहन का तीसरा संबंध हुआ, ऐसे करके संबंध। पति पत्नी का चौथा हुआ, व्यवस्था संबंध 5वां हुआ, व्यवसाय संबंध 6वां हुआ, और भाई बहन का जो संबंध है वो मित्र। हाँ, वही। अब देखिए, भाई बहन परिवार के अंदर इसी को भाई बहन बोल रहे हैं, परिवार के बाहर इसी को मित्र कह रहे हैं, और प्रचलित भी है कि संबोधन एक ही है। अपने मैं भाई लोग को भाई बोलता हूँ, जैसे हमारे साथ जैसे राम मिलन भैया आए या गणेश भैया आए या मृदु दीदी है, उनको वही भाई बहन ही संबोधन, राकेश भैया, हम भाई बहन ही संबोधन करते हैं। तो परिवार व्यवस्था के अंदर वही चीज को भाई बहन कह रहे हैं, परिवार व्यवस्था के बाहर वही पूरकता को मित्र कह रहे हैं। पूरकता में अंतर नहीं है, जगह बदल रहा है। जगह बदलने से पूरकता का स्वरूप थोड़ा सा बदलता है। जैसे मेरे यदि 3 भाई हैं तो तीनों के साथ मेरे एक जैसे कार्यक्रम नहीं है, संबंध एक होते हुए भी किसी के साथ कोई चीज विशेष है, किसी के साथ कोई दूसरी चीज विशेष है।
मूल्यों के बारे में भी कुछ बताएंगे क्या थोड़ा? हाँ, अभी 5 मिनट बचा है, अच्छा, तो इतने में तो नहीं होगा। भैया भैया फिर से वो प्रश्न जो है थोड़ा सा अटक गया था कि ये ज्ञान तो हमारे पास आया, वापस जीने में वो रहता है कि हम बाकी की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब एक घटना जो है सापेक्ष में कि भाई नेहरू जी ने वर्ल्ड यूनियन में बोला कि हम ज़्यादा एम्यूनेशंस नहीं करेंगे, डिफेंस सिस्टम नहीं रखेंगे, और फिर चाइना का अटैक में हमने बराबर हमको धो डाला। वैसे ही ये व्यवहार हमारे साथ जब बाहर होगा, उस वक्त हमें हमारा जो आंतरिक अवस्था है वो ये होगी, लेकिन बाहर तो हमें वही फिर डिफेंस मैकेनिज्म, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं होता तब तक तो वही रखना पड़ेगा। जी। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट भी करो और बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो, लेकिन एक अवस्था मतलब जागृति के साथ कि समझ के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा या उसका और कोई विकल्प है? जी, ये जो प्रश्न है आपका वो है कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। अभी जिस प्रकार का न्याय और ये व्यवस्था, अभी थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, हम व्यवस्था किसको कह रहे हैं, उसके बाद आएगा कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, जिएंगे कैसे। हाँ। सीधा सीधा प्रश्न। हाँ, नहीं अभी तो सब लूट खसोट मारपीट, उसी में आदमी जिंदा है, खुश है, रो रहा है, ऐसा करके जी रहा है ना। ये असहनीय हो गया है एक प्रकार से। क्या ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बदले, इसलिए बदलेगा ही बदलेगा। आज तक कितना बदला, शायद हजारों सालों में थोड़ा बहुत बदला तो है ही, तो ये बदलेगा, ये बात पक्की है। हर कोई चाहता है कि बदले, कोई नहीं चाहता है कि सबसे मेरा चक चक चिक चिक हो, कोई नहीं चाहता, तो बदलेगा। कैसे बदलेगा उसकी थोड़ी दूसरी प्रक्रिया है, उसको थोड़ा बाद में सोचेंगे, है ना। कैसे बदलेगा और हमारा अभी का व्यवहार। एक स्टेप और अभी आगे आएंगे, उसके बाद अभी हमने मोटा एक न्याय हुआ। अब व्यक्ति का आचरण क्या होगा, परिवार का आचरण क्या होगा, समाज का आचरण क्या होगा, व्यवस्था का आचरण क्या होगा, उस पर एक बार फोकस हो जाएगा। उसके बाद आएगा वहां तक पहुंचे कैसे, उसके लिए क्या विधि अपनाएं। ठीक है ना, लॉजिकली ठीक है ना। न्याय धर्म सत्य को हमने समझ लिया। अब जो है व्यक्ति कैसा होगा समझ गया, तो परिवार कैसा होगा, समाज कैसा होगा, व्यवस्था कैसे होगी, कैसी होनी चाहिए, क्या सही स्वरूप है, वो आएगा। नेक्स्ट फिर वहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं व्यक्ति हूँ तो अभी जहाँ हूँ वहाँ से उस सही जगह तक कैसे पहुँचूँ। मैं एक परिवार का भी पार्ट हूँ, वो कहाँ तक कैसे हो। मैं एक समाज का भी पार्ट हूँ, वो कैसे हो। मैं एक व्यवस्था का भी पार्ट हूँ, वो कैसे हो। हाँ ठीक है। जी भाई। कोई एक एक्शन हुआ है और दो अलग अलग लोग उसी एक्शन को अपने अपने नज़र से देख के, किसी को एक सही लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है। अगर मैं दूसरे आदमी के नज़र से देखूं तो वही चीज़ शायद मुझे सही की जगह पे गलत लगे। डिस्प्यूट सिर्फ उसी के लिए होता है, शायद सही क्या है और गलत क्या है, वो कौन सा आदमी उसको कैसे नज़र में देख रहा है, उसके लिए ये सारी डिस्प्यूट होती है। तो न्याय का जो आपने ए और बी का डेफिनेशन समझा है, तो मुझे लगा कि शायद यही सही जवाब है उसका, कि जब दोनों के नज़र से वो सेम होगा तभी न्याय होगा। जी जी तो ऐसा माने कि जी, जैसे ही है। थैंक यू। अभी क्या है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत का सैनिक वीर मर भी गया तो भी वीर गति, उन लोग का अपराधी। वही लोग उल्टा, एक देश दूसरे देश को मान्यता देता है, उसके तुरंत बाद अपने जासूस भेज देता है। यही है ना, हर देश ने दूसरे देश में अपने जासूस रखे हुए हैं। तो ये तो दोगले में जी रहे हैं ना हम, तो हम मजबूर हैं, ऐसा कर रहे हैं, मजबूर बोल रहे हैं। जी हाँ ठीक है।
भैया हेलो भैया, संरक्षण और सामाजिकता को थोड़ा और तो संरक्षण का जो एक सामान्य स्वरूप है, ठंडी गर्मी इनसे बचना, तो एक भाग है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो जरूरी भाग होता है, मानव और मानव के बीच में जो व्यतिरेक है, विरोध है, इनसे बचाना। मानव चूंकि आज बढ़िया नहीं है, मारपीट सब हो रहा है, तो उससे बचाना को हम संरक्षण कहेंगे। तो संरक्षण देंगे कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे घूमते हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत, लेकिन जैसे ही वो सड़क पे जाते हैं हम घबराते रहते हैं। तो कुल मिला के सड़क पर क्यों घबरा रहे हैं? लोग जो है भले ही उनको लाइसेंस मिल गया लेकिन बेहोश होकर चला रहे हैं, जो स्पीड है उस लिमिट से ज़्यादा चला रहे हैं, इसके कारण हमको भय लगता है। तो संरक्षण वास्तव में एक व्यक्ति नहीं दे पाता है, पूरा एक समाज मिलकर संरक्षण का स्वरूप होता है, जिसको हम अभय बोलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति में उतनी योग्यता होनी जरूरी है, उस हिसाब से वो उसको करता है। तो संरक्षण देने के लिए सीधा सीधा यदि कोई व्यक्ति व्यवहार में सामाजिक है, तो वहाँ पर केवल सामाजिक लोगों का साथ उठना बैठना और यह है, और ऐसी जगह पर हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। तो भैया इतना ही है। कुछ आपका प्रश्न बनेगा तो मैं बता सकता हूँ। थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका जो थीम है न्याय का, वो तो संबंधों आधारित है, संबंधों पे पूरकता, पहचान, स्वीकार, निर्वाह। लेकिन समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का भला चाहता है, तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उसको मालूम है कि हम पे बहुत सारा कर्ज हो चुका है, अब हम वो फेड भी नहीं पाएंगे, हम डूबने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, दूसरे देशों पे पहले तब उसने काम किया, जो आपने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलते हैं सब लोग, लेकिन करते हैं वॉर। वही एक सुलझा हुआ आदमी है, साक्षात्कारी आदमी है, जिसने बोला ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, नाम बदल दिया उसने, तो उसको साक्षात्कार हो गया कि हम तो एक्चुअली वॉर ही करें, तो वॉर ही बोल दे उसको। अब वो उसके खुद के कंट्री का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहा है या अन्याय कर रहा है भाषा में। तो वो पूरकता है उसके कंट्रीमैन सिटीजन और उसके बीच में, पहचाना उसने, स्वीकारा और निर्वाह कर रहा है, तो वो न्याय होगा एक नज़र से। यदि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ तो मेरी नज़र से तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो न्याय कर रहा है। वही भैया, अभी देखिए ना क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारा सरपंच जो है ज़्यादा पैसे लाए, सरकार हर सरपंच को पैसे बांटती है, मतलब कुछ वर्क के लिए। अब मैं अपना सरपंच ज़्यादा ले आए सोचता हूँ, ज़्यादा कहाँ से लाया, किसी दूसरे का हिस्सा ही लाया ना, तो हम इसको समर्थन कर रहे हैं। देखिए यहीं से तो गलती है, मतलब दूसरे का लूट के लाओ ये सही है, तो हम हर जगह वहीं खड़े हुए हैं। अब जैसे यहाँ मान लीजिए 40 बच्चे, मैं किसी एक को विशेष देखूंगा कि सबको समान देखूंगा। अभी हम क्या मानते हैं, किसी एक बच्चे को ज़्यादा मैंने पुचकारा, ज़्यादा समय दिया, खिलाना पिलाना, घुमाया, तो मैं उसको ज़्यादा प्यार किया। अभी प्रचलित डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से ये मेरी भूमिका के साथ अन्याय है। मैं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, यदि कोई बीमार है, दुखी है, कोई कंडीशन है तो अलग है, नहीं तो सबके लिए एक कंडीशन है, तो मेरी भूमिका वो है ही नहीं। और अभी हम इसको अच्छा बोलते हैं। एक हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने बोला भी कि मैं 14 जनवरी को अमरकंटक जा रहा था, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को ले जाओ,
तो मैंने कहा कि 80 बच्चों को ले जाना पड़ेगा मेरे को, है मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, या फिर मेरे को जाना बंद करना पड़ेगा, कैसे करूंगा भाई? सब तो मेरे लिए एक ही हुए ना, वो भी आप मेरे दोस्त का बेटा है, दूसरा भी मेरे ही दोस्त के बेटे। अभी हम इसको ही अच्छा बोलते हैं, ज़्यादा बढ़िया खिलाना, ज़्यादा बढ़िया आराम करवाना, इसको भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं से हम उसको बिगाड़ रहे हैं। तो एक जैसे डिसिप्लिन में कोई जीना चाह रहा है, वही आगे बढ़ने का रास्ता है, वही सही है। तो न्याय सार्वत्रिक होगा तो ही न्याय बोलेंगे उसको, एक तरफा होगा भले एक समूह को, व्यवस्था को लगे कि वो न्याय कर रहा है, लेकिन दूसरे को ना लगे तो वो अन्याय हो गया। थैंक यू। अभी पूरा अपना पराया इसी से तो बना है। कोई शरीर को ज़्यादा कंफर्ट मिल जाए, इसके लिए हम सोचते हैं, इसको हम न्याय बोलते हैं। मैं जिसका भला चाहता हूँ उसके शरीर को ज़्यादा कंफर्ट दूँ, उसको ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दूँ, इसको हम मानते हैं बहुत अच्छा काम किया। इतना ही। जीवन को क्या देना है उसके बारे में सोचते ही नहीं। जीवन के रूप में समानता चाहिए, आपको भी वही नियम कानून है जो दूसरे के लिए है, इसके लिए यदि हम प्रेरणा देते हैं तो वो न्याय की ओर गति है। यानी जब तक पूरी दुनिया एक जैसा बिहेवियर या जो हम लोग नियम या व्यवस्था, जो जीवन अवस्था के पहले वाली जो स्थिति है, उस फॉर्मेट में हम लोग नहीं आते, तब तक न्याय पॉसिबल नहीं है। भैया थोड़ा अलग ढंग से भी सोच सकते हैं। हम लोगों ने मान लिया कि पदार्थावस्था के नियम एक जैसे हैं। भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब में जो पढ़ाया जाता है एक पढ़ाया जाता है। पेड़ पौधे का भी एक पढ़ा लिया। तो मानव के लेकर और मानवीय व्यवस्था को लेकर हमारी समझ एक नहीं हुई, इसी प्रॉब्लम। तो जहाँ जहाँ हम लोग एक मत हुए हैं पूरी दुनिया, वहाँ झंझट कम। तो पहला समझ की जगह पर या विचारों के जगह पर आएगा। और अभी भी मानव बहुत ही अच्छा है। एक आदमी यदि गलती करता है तो कितना करता है। जो बाबा जी कहते थे कि एक मनुष्य कम से कम 51% अच्छा होगा, उससे नीचे वो जा ही नहीं सकता। जैसे बहुत कोई अपराधी करता, कितना अपराध किया होगा, 2-4 लोगों को मारा होगा, बस। बाकी समय क्या किया। जैसे मान लीजिए कोई डाकुओं की टीम है, कभी किसी डाकू से आप बात करोगे या उनके बारे में सुनोगे तो किसी को मारा होगा वो, लेकिन आपस में उनके संबंध कैसे हैं। आपस में वो किसी के लिए खड़ा रहता है, उसके सुख में, दुख में, उसके कष्टों में खड़ा रहता है, उसकी मदद करता है, तब वो साथ है। तो ये जो निर्वाह है, कुछ न कुछ उनमें है ही है। किसी 1, 2, 4 के साथ गलत करता होगा, लेकिन किसी के साथ वो बहुत अच्छा करता है। तो हम मानव के केवल एक घटना को लेकर बहुत भयभीत हो जा रहे हैं, उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को छोड़ दे रहे हैं। हमको अभी कम से कम ऐसा सोचना पड़ेगा जितनी अच्छाइयाँ हैं वो बढ़ सकती है। उसके बढ़ने के लिए विचारधारा ही नहीं है अभी। तो बढ़ने के लिए विचार चाहिए और उसको प्रयोग करने का, अभ्यास करने का कोई ना कोई जगह चाहिए। इस जगह पर अभी तक क्या हम सोच रहे हैं, अच्छा माने घर छोड़ दे। हमारे देश में तो यही है, या अपना घर फूंक दो, दूसरे को खाने दो। अभी जो साधु हुए हैं तो लोग तो लिखे भी हैं, भाई जिसको अपना घर फूंकना आओ मेरे साथ। इसको बहुत अच्छा माना गया ना। अपने आप को मिटाओ और दूसरे को बनाओ, इसको बड़ा काम किया गया, माना गया। लोगों ने प्रैक्टिस की, अपना किया। आज जिनकी पूजा हो रही वो लगभग वैसे ही लोग हैं। जबकि अपना भी अच्छा हो और सबका अच्छा हो, ये सोच होने पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, घंटी बजी है।
ठीक है, मिलते हैं फिर। जी।